हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे बोर्ड्स चैनल। आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। और जैसा कि आप सभी को बताया था कि हम 12th के केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। 14 चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आज हम हमारी पहली वीडियो के साथ आ गए हैं, जिसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी मिल सकते हैं या उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पढ़ रहे बोर्ड्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1 सॉलिड स्टेट, है ना। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, आपका एग्जाम में अगर सॉलिड स्टेट के ऑफिशियल सिलेबस की बात करें कि वो क्या होता है, तो वो यहाँ पे है। अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दूंगा। 4 to 5 मार्क्स का ये चैप्टर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एंड सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेस ऑन द डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स, मोलिकुलर, आयनिक। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, ये बात मेरी नोट कर लेना। मोलिकुलर, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स होते हैं, मोलिकुलर, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक। इनमें से कोई ना कोई एग्जांपल आपको दिया रहेगा और बोलेगा बताओ कि आपका ये किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहां से एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स या वन वर्ड कुछ भी हो सकता है, यहां से जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस क्या होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से। उसके बाद है आपका यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डेंसिटी का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है 2 मार्क्स का, या फिर पैकिंग फ्रैक्शन देखने को मिल सकता है 2 मार्क्स का। डिफेक्ट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो लगभग जो भी चीजें हैं वो मैंने देख ली यहाँ पे। यही आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने निकाला है एमसीक्यू एंड रिलेटेड टू डिफेक्ट्स। ये डिफेक्ट का क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली। तो देखिए होता क्या है, डिफेक्ट्स में आपके पास 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस। तो मेटल कहीं पे भी एक्सेस कैसे हो सकती है, या तो अनायन वहां से चला जाए। मान लो भाई आपके पास 6 Na पॉजिटिव थे एंड 6 ही Cl नेगेटिव थे। अगर यहां से आपका 2 Cl नेगेटिव बाहर चले जाएं तो 6 Na पॉजिटिव रह जाएंगे, 4 Cl नेगेटिव रह जाएंगे। मेटल एक्सेस में हो गई ना। यस, तो एक तो ये तरीका होता है कि अनायन बाहर चला जाए लैटिस से। दूसरा ये तरीका है कि भाई आपने क्या किया, भाई मान लो आपके पास 3 Fe2 पॉजिटिव वाले थे, तो आपने क्या किया, इन 3 को रिप्लेस कर दिया 2 Fe3 पॉजिटिव वालों से। तो ये भी मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी का, मेटल डेफिशिएंसी आप इसको बोलेंगे। तो इस तरीके के हमारे पास नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं भाई, कलर आ जाता है, ठीक है ना। आपका जो अल्कली मेटल हैलाइड है उसको अगर आप काफी टाइम तक ऐसे रखेंगे या थोड़ा सा हीट में रखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यही पूछ रहा हूं किसकी वजह से होता है। सबसे पहले ये कह रहा है कि स्पॉट के डिफेक्ट की वजह से होता है। नहीं जी, ये तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, ये आपका मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक की कैटेगरी में नहीं आता, ये स्टाइक्योमेट्रिक होता है। बेसिकली ये पॉइंट डिफेक्ट होता है। स्पॉट के डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिस कर जाते हैं लैटिस के अंदर से, तो इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से भी ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरस्टिशियल पोजीशन से भी ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सब कमाल देखने को मिलता है इस डी ऑप्शन एप सेंटर की वजह से। यही रीजन है स्टूडेंट्स, जब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, जब अनायन जाएगा जो होल बचेगा उसमें इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन के ट्रैप जिस होल में होता है उस सेंटर को नाम दिया जाता है एप सेंटर। एंड उसी एप सेंटर की वजह से वहां पे कलर इंपार्ट हो जाता है। तो ये भाई आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्वेश्चन था। एफ सेंटर इज द करेक्ट आंसर। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं भाई, तो ये लिखा हुआ है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एफ सेंटर। एफ सेंटर की वजह से ही ये बताया जा रहा है, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं स्टूडेंट आप, ये भी आपका बेसिकली मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ही क्वेश्चन है। द व्हाइट ZnO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। देखिए जो ZnO होता है ना, वो अगर आप उसको हीट करोगे तो वो येलो कलर में हो जाएगा।
और येलो से वापस व्हाइट में भी हो जाता है। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी रीजन होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से ही ऐसा होता है। ये भी काफी फेमस, काफी अच्छा एग्जांपल है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट का कोई लेना देना नहीं होता ZNO से। हाँ बिल्कुल सही है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से आपको ऐसा देखने को मिलता है। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट नहीं होगा, स्कोट के डिफेक्ट यहां पे बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहां पे लिखी हुई है काफी अच्छे से। इट इज ड्यू टू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिकॉज ऑफ सम ऑक्सीजन इज लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने अभी NaCl वाला एग्जांपल दिया था, वहां पे मैंने बताया था अनायन चले जाते हैं, मिस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं अनायन, तो मेटल एक्सेस में हो जाती है। सेम रीजन यहां पे है, जब आप ZNO ये व्हाइट कलर का है, जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां से O2 नेगेटिव ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और इसी की वजह से यहां पे जो ये O2 नेगेटिव होगा, ये क्या करेंगे भाई, इन दो इलेक्ट्रॉन से यहां पे फिर आपका कलर जो है चेंज हो जाता है। तो इसका भी रीजन आप देंगे क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहां से कर लेते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है भाई, देखिए यहां पे है BCC, ये ध्यान रखिएगा BCC। BCC का मतलब होता है बॉडी क्यूबिक सेंटर, बॉडी क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल आप बोल सकते हैं। तो यहां पे बताना है कि वॉल्यूम क्या होगी। देखिए पहली बात, अगर BCC में C की बात करोगे तो क्यूबिक, क्यूब का मतलब क्या होता है, बॉडी क्यूबिक। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए की क्यूब, क्या उसकी एज लेंथ का क्यूब कर दीजिए। बट अगर आप ऑप्शन में ध्यान से देख पा रहे हो, यहां पे तो एज लेंथ की टर्म में बात ही नहीं कर रखी, यहां तो आपका आर की टर्म में बात कर रखी है। आर क्या है यहां पे, आर इज द रेडियस ऑफ एटम, आर इज द रेडियस ऑफ एटम। तो इसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट आप सभी को, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर यहां से हम देखें इसको, तो देखिएगा आप सभी को पता है, अगर हम बात करें BCC की, जो एटम से कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी देखने को मिलता है। ये जो आप देख पा रहे हैं बॉडी का सेंटर है। तो अगर आप देखेंगे यहां से, तो ये हमें पता है भाई R इसकी रेडियस, इस बीच वाले सर्कल की 2R एंड इसकी फिर से R। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, R प्लस 2R एंड प्लस R, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल होगा दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूब। ये इस पूरे क्यूब का डायगोनल बन गया है, और क्यूब के डायगोनल की अगर आप बात करोगे वैल्यू होती है √3a। अब कहोगे जी a कहां से आ गया, a एज लेंथ है आपकी, ये a क्या है आपका, एज लेंथ है, यहां से देख सकते हैं। तो यहां से हमें यह पता लग गया कि 4R इज इक्वल टू √3a, एंड यहां से a का पता लग गया, a का कि 4R एंड डिवाइड बाई √3 ना, 4R डिवाइड बाई √3। अब ये जो a की वैल्यू है, इसका क्यूब आपको करना पड़ेगा। तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, R का R हो जाएगा, और नीचे वाले का हो जाएगा √3। दिस इज द करेक्ट आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। यहां से आप देख सकते हैं दोबारा, तो ऐसा जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन से आपको दो बातों का पता लग गया कि भाई BCC के लिए जो एज लेंथ है एंड रेडियस ऑफ एटम है, उनके बीच का क्या रिलेशन होता है, एक तो वो पता लग गया। दूसरा, आपको अगर इस टाइप से देखो, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन नॉर्मल ही है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी कर दी, ऑप्शन ऐसे दे दिए, थोड़े से अजीब आपको लग सकते हैं, और MCQ ऑलरेडी टफ आ रहे हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा फोकस कर रहा हूं, इस टाइप के देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल आराम से BCC है, ये FCC नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, BCC था ये, बॉडी क्यूबिक सेंटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। यस, मैंने बताया था कि अमोर्फस और क्रिस्टलाइन से या तो 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इनमें से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमोर्फस सॉलिड, इनमें से कौन सा अमोर्फस सॉलिड है। देखिए जो ग्रेफाइट अगर आप देख पाए, ये आपका अमोर्फस सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, अमोर्फस नहीं होगा। क्वार्ट्ज ग्लास की अगर आप बात करेंगे ना, क्वार्ट्ज ग्लास, दिस इज अमोर्फस।
ग्लास जो होता है वो अमोर्फस सॉलिड होता है, इसीलिए आपको एक बात पढ़ाई भी जाती है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं या ओल्ड बस होती हैं उनके शीशे बंद नहीं होते 10 या 20 साल के बाद। उसका रीजन ये होता है कि ग्लास इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो अमोर्फस सॉलिड है, वो सुपर कोल्ड लिक्विड है, इसलिए वो उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, वो टाइम के साथ साथ फ्लो करता है, नीचे बिल्कुल जमा हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसलिए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्वार्ट्ज ग्लास होगा। क्रोम एलम, एलम जो है, एलम्स भी बेसिकली आपका भाई ये जो है अमोर्फस सॉलिड्स नहीं होते। एंड सिलिकॉन कार्बाइड इज आल्सो, ये जो है बेसिकली ये क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन में भी कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आता है, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एलम्स हो गए भाई, एलम्स आपका बेसिकली आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे। एंड जो आपका ग्रेफाइट है ये भी कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास की बात करें तो क्वार्ट्ज ग्लास इज अमोर्फस, एंड सिर्फ क्वार्ट्ज की बात करें तो वो फिर क्रिस्टलाइन ही होता है। यही रीजन यहां पे दिया गया है कि क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 इज अमोर्फस सॉलिड, वेयर एज अगर अकेला क्वार्ट्ज होता तो फिर वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। पैकिंग से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इनमें से आपको बताना है कि मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग किसकी होती है, ठीक है। भाई सभी को पता होता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, एक आपके पास BCC होता है और एक आपके पास FCC होता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक FCC और ये रहा, तो इसकी होती है 74%, जो कि सबसे ज्यादा ही मान के चलते हैं। अगर आपको देखा जाए इसकी 68 के आसपास होती है और इसकी शायद आपका 52 पॉइंट समथिंग के 52% समथिंग के आसपास होती है इसकी। तो यहां से देखा जाए इन्होंने बोला कि BCC की होगी क्या, नहीं भाई BCC की नहीं होगी। HCP इज योर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी FCC टाइप की ही होती है, 74 के आसपास होती है, ठीक है। अब यहां पे देखो HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एंड CCP क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, ये बिल्कुल सही है भाई। इन दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो FCC वाली ही होती है, लगभग 74% होती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे BCC आ गया जो कि कम होती है इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे BCC और सिंपल वाला तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, CCP क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, दोनों की ही पैकिंग एफिशिएंसी 74% के आसपास होती है। सो B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी है, हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये कह रहा है कि जो आयोडीन है ना, आयोडीन क्या वो कोवलेंट सॉलिड है? नहीं स्टूडेंट, आयोडीन जो है वो I2 सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता, I2 सॉलिड। और आप देख पा रहे हैं I2 इज नॉट कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट के लिए क्या होगा, जैसे भाई आपका जो अगर हम बात करें कोवलेंट के लिए को एटम्स होने चाहिए, स्पेशली नॉन मेटल्स होनी चाहिए, और वो एटॉमिक फॉर्म में होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो नहीं होनी चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि I2 जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो ये जो है ना कि आयोडीन इज कोवलेंट सॉलिड, ये बात आपकी हो गई जी फॉल्स, क्योंकि आयोडीन आपका जो है वो जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, न कि कोवलेंट सॉलिड। तो इसलिए ये बात हमारी फॉल्स हो गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि I2 किस टाइप का सॉलिड है तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी पूछे तो ये आपका नॉन पोलर है। ये कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यों? क्योंकि I2 के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास डाइपोल मोमेंट ना हो वो आपका नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई सी फॉल्स यहां से, तो यही लिखा भी हुआ है फॉल्स, आयोडीन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब ये कह रहा है व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक। ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आ गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों एनाइसोट्रोपिक होते हैं। सबसे पहले तो आपको इस एनाइसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक वर्ड को समझना पड़ेगा। आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो ये काम करता है अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका एग्जांपल आप यहां से देख सकते हैं कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको Na पॉजिटिव मिलेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको Cl नेगेटिव मिलेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है।
तो इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। तो क्या आपको ये रीजन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं इट्स ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, अरेंजमेंट्स बोल लो या प्रॉपर्टीज बोल लो, बात एक ही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ऐसे भी आएंगे आपका। What is the number of atoms in the unit cell of simple cubic crystal? Simple cubic unit cell में effective number of atoms कितने होंगे? देखिए भाई, आप सभी को पता होगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल होती है। इसमें जो एटम्स लाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे करते हैं। कहां पे करते हैं? कॉर्नर पे लाई करते हैं। तो हमें पता है कि एक क्यूब के अंदर हमारे 8 कॉर्नर होते हैं और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। देखिए, अगर आपके पास, आप जिस रूम में बैठे हैं उसको देखिए और ये देखिए कि जो आपके रूम का एक कॉर्नर है वो कितने कमरों में ऐसे शेयर हो रहा है। एक तो इसी कमरे में शेयर हो रहा है, एक साइड वाले में शेयर हो रहा है, एक यहां शेयर हो रहा है, एक उसके पीछे शेयर हो रहा है और 4 ऊपर है। तो कॉर्नर का, अगर आप क्यूब के कॉर्नर पे कोई आइटम रखेंगे तो उस क्यूब के अंदर उसका 1/8वां हिस्सा ही होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई टोटल कॉर्नर कितने। देखिए, इसको हम जेड भी बोल देते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ये कह रहा है कि इस यूनिट सेल में कितने एटम होंगे सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर पे पाए जाते हैं। एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर के वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर के ऊपर एटम्स है और कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। इसलिए जो यहाँ पे जेड की वैल्यू आएगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इन एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक जो आप बोल सकते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ए इज द करेक्ट आंसर। और यहां से साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पे जो ये एज लेंथ है ए, ये 2r के इक्वल होती है। रेडियस और एज लेंथ का जो रिलेशन वो ये, क्योंकि r इसकी रेडियस और r इसकी रेडियस, ये चीज आपको हेल्प करती है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। ठीक है, उसका भी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको जरूर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल सिंपल है। 8 कॉर्नर एटम, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद कह रहा है कि बीसीसी में और बताओ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो बीसीसी में भी बताइए जेड की वैल्यू। अगर हम बीसीसी की बात करें स्टूडेंट, तो एटम्स लाई करते हैं कॉर्नर पे, तो लाई करेंगे ही करेंगे, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपका कहां पे भी लाई करते हैं, बॉडी के सेंटर पे भी लाई करता है। तो 8 कॉर्नर हो गए भाई, वही जैसा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में था, 8 कॉर्नर हो गए और एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे, बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे 8 कॉर्नर और एक आपके कमरे के बीच में लगा दीजिए, आपके कमरे के बीच में। ठीक है, तो देखिए अगर आप जेड की वैल्यू निकालेंगे, 8 कॉर्नर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस में बॉडी वाला कंप्लीटली लाई करता है, इसलिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी हो जाएगा 2। और उसके बाद मैंने अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले ही आपको बताया था कि जो आपका √3a होता है वो आपका 4r के इक्वल होता है। तो जो a होगा वो आपका 4r/√3 हो जाएगा। तो ये इसकी रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन होता है ना। ये सारी चीजें आपको पैकिंग फ्रैक्शन एंड डेंसिटी के न्यूमेरिकल में बड़ी जबरदस्त हेल्प करने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई। Z2 होता है बीसीसी के लिए, मैंने निकाल के भी आपको बता दिया है। अब ये आपसे पूछ रहा है, यस देखिए सिंपल क्या बता दिया मैंने, बीसीसी का बता दिया, आप एफसीसी को क्यों छोड़ते हैं। एफसीसी का मतलब होता है स्टूडेंट कि एटम्स आपका कहां कहां लाई करेंगे, आपका एटम्स एक तो लाई करेंगे कॉर्नर पे और उसके बाद हमारे जो क्यूब होता है उसके 6 फेस सेंटर होते हैं, उसके 6 फेस सेंटर होते हैं। तो भाई ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। उसके बाद देखो ये एक फेस है बेसिकली, अगर मैं बताऊं आपको, ये एक क्यूब का फेस है, ऐसे ऐसे 6 फेस होते हैं, ऐसे ऐसे 6 फेस होते हैं। तो इसका फेस के सेंटर पे भी होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे जेड पूछे, हालांकि इस क्वेश्चन में जेड नहीं पूछा है, लेकिन जेड आपको चाहिए, डेंसिटी के न्यूमेरिकल में कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो देखिए जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 8 कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। 6 फेस के ऊपर 6 फेस सेंटर होते हैं, जैसे यहाँ पे ना ऐसे उस फेस पे, ऐसे उसी पे। तो फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है, अगर आप क्यूब के फेस के बीच में कोई आइटम रखेंगे, वो एक इस कमरे में शेयर करेगा और इसके बगल वाले पे और कहीं पे वो शेयर नहीं होगा। इसलिए फेस सेंटर के एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। कितना होता है स्टूडेंट? 1/2। तो यहां से जब आप देखेंगे तो एफसीसी के लिए आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं 4,
यही सेम आपका किसके लिए भी होते हैं भाई, HCP के लिए, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के लिए भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। एंड यही सेम आपका CCP के लिए भी होता है, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग के लिए भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 ही होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो ये तो एक्स्ट्रा था। अब बात ये कि जी एजलेंट एंड रेडियस के बीच का रिलेशन बता दीजिए। तो बिल्कुल आसान है स्टूडेंट इसको समझना। देखिए अब हमें क्या लेना है, ये वाला डायगोनल लीजिए। अब ये जो डायगोनल है ना, ये इस फेस का डायगोनल है, ना कि क्यूब का डायगोनल। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात करें तो भाई R रेडियस इसकी, 2R रेडियस इसकी और R रेडियस इसकी। तो यहां से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, R प्लस में 2R एंड प्लस में R। अब देखिए ये एज लेंथ आपका A है एंड ये एज लेंथ भी आपका A है। तो अब देखा जाए तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल होगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी √2a। क्या आएगी, √2a, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहां से आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा a = 4r/√2, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो a = 2√2r। क्या आ जाएगी भाई, a = 2√2r। ये आपका एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन होता है फॉर FCC यूनिट सेल, आपका जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहीं से आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट, इन्होंने यही बताया है कि 2√2r होता है ये आपका रिलेशन, और इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स 4 होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 2 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, अगर आएगा तो देखिए पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि a solid with cubic crystal is made up of 2 elements। 2 एलिमेंट से मिलकर हमारा कोई एक क्यूब बना है, एक P है और एक क्यू है। कह रहा है एटम्स ऑफ क्यू आर एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। जो क्यू हमने रखे हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे रखे हुए क्यूब के। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के, 8, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है स्टूडेंट, 1/8। कितना होता है, 1/8। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि P को हमने बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है। तो पूरे क्यूब में बॉडी का सेंटर एक ही होता है, पूरे क्यूब में बॉडी का सेंटर एक ही होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए ये भी एक बन गया, तो जो फॉर्मूला बनेगा ना वो बनेगा P क्यू। सिर्फ क्या बनेगा, P क्यू। यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, 1 को दिखाना कोई जरूरी भी नहीं होता। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, है ना। इसको आप अपनी वर्डिंग में जरूर लिख दीजिएगा कि भाई P जो है वो बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर का एक एटम ही होता है। एंड क्यू अगर कॉर्नर पे रखे तो 8 कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आया है आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है, वॉइड से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एलिमेंट Y फॉर्म्स CCP। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। Y क्या बना रहा है स्टूडेंट, CCP। अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले आपको बताया है, CCP हो, FCC हो, HCP हो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। तो देखो अगर ये CCP बना रहा है तो Y 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वेट्स, है ना। Y तो CCP बना रहा है, CCP क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, तो उसका टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकल के आता है 4। अब X ये कह रहा है कि 2/3 है किसका, ऑक्टाहेड्रल वेट्स का। आप सभी को एक बात पढ़ाई जाती है, अगर आपके पास n एटम है, अगर आपके पास n एटम है तो वहां पे जो टेट्राहेड्रल वेट्स होते हैं वो आपका 2 टाइम्स होते हैं जितने भी एटम होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं जितने भी एटम्स होते हैं। एंड अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वेट्स की तो वो उतने ही होते हैं जितने एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास n एटम तो n ही ऑक्टाहेड्रल वेट्स होंगे, अगर आपके पास n एटम है तो 2n आपके पास टेट्राहेड्रल वेट होंगे। तो अब इन्होंने क्या कहा है भाई, पहले ये देखो हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, CCP है तो 4 है। अब 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वेट्स भी कितने हैं स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जी हमारे ऑक्टाहेड्रल वेट्स भी 4 है। और अब ऑक्टाहेड्रल का 2/3 करो, अब ऑक्टाहेड्रल का 2/3 करो, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 4 का 2/3 करना पड़ेगा। 4 का क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 2/3। तो जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आ गया 8/3 एंड Y क्या आ गया 4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, इसको और सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, और ये आ गया 12। कितना आ गया, 12। अब ये भी भाई सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। तो ये आपका इसका फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट, X2Y3।
x2y3 दोबारा से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हुए भी हैं, या 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। YCCP बोला तो 4 हो गए, x क्या बोला 2/3 ऑफ दी ऑक्टाहेड्रॉइड्स, तो 4 एटम्स तो 4 ही ऑक्टाहेड्रॉइड्स, उसका 2/3 क्या 8/3 आया। इसकी 3 से मल्टीप्लाई की ताकि सिंपलेस्ट रेशियो बने, 8 और 12 आ गया, इसको भी 4 से डिवाइड किया तो ये 2 पे आ गया और ये 3 पे आ गया। x2y3 इज द फॉर्मूला ऑफ, तो ये बनेगा भाई, फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ये भाई डेंसिटी का न्यूमेरिकल है, ये भी 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट से। एन एलिमेंट अकर्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था ना, मैंने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का भी बताया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1, बीसीसी का भी बताया 2, इसलिए कि इन क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है। इसमें डेंसिटी के न्यूमेरिकल में भी जरूरत होगी एंड पैकिंग फ्रैक्शन के टाइम पे भी जरूरत होती है इसकी। एज लेंथ दे दी है, मोलिकुलर मास आपको निकालना और डेंसिटी भी दे दी है। कैलकुलेट रेडियस ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, रेडियस भी निकालनी। देखिए सबसे पहले तो है एज लेंथ दे दी आपको, एज लेंथ कितनी दे दी है भाई 25 पिकोमीटर, और आपसे रेडियस पूछ रहा है ना, रेडियस ऑफ एन एलिमेंट। सिंपल तरीका है, बीसीसी है ना, बीसीसी, तो बीसीसी के लिए क्या पढ़ के आए हुए भाई आपका 4r इज इक्वल टू √3a, ठीक है। तो r निकालना तो क्या हो जाएगा √3a/4। तो यहाँ पे आप जो एज लेंथ की वैल्यू है ना 250 पिकोमीटर, अगर आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस के लिए तो सिंपल आप क्या कीजिए √3 इंटू में क्या कर दीजिए 250 और डिवाइड कर दीजिए 4 से, आ जाएगी रेडियस आपके पास पिकोमीटर में, ठीक है। एक हमारा सोल्व हो गया जी, रेडियस हमने निकाल दी। इसका ये कहां से पता लगा, ये वाला फार्मूला कैसे लगाया सर? भाई एग्जामिनर ने बोल दिया है बीसीसी है, और बीसीसी के लिए ये रिलेशन मैंने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले समझाई थी क्वेश्चन की फॉर्म में, हो गया जी काम। अब अपने को मोलार मास निकालना है, डेंसिटी दे रखी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, Z इंटू में कैपिटल M एंड Na इंटू में A का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। देखिए अब आपको यहाँ पे डेंसिटी दे दी गई है क्वेश्चन में, यस ये रहा जी 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्टूडेंट। एज लेंथ पिकोमीटर में गिवन है एंड डेंसिटी सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको आपको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेना है या फिर सेंटीमीटर को पिकोमीटर में बदल लेना है, ठीक है। तो डेंसिटी मिल गई, जेड की वैल्यू कितनी होगी 2 क्योंकि बीसीसी है, जेड की वैल्यू कितनी होगी 2 क्योंकि बीसीसी है, बीसीसी के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। ये एम यही तो निकालना है क्वेश्चन में। एवोगैड्रो नंबर सभी को पता होता है 6.023 इंटू में 10⁻23। ए एज लेंथ आपको गिवन है, बट आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब यहां से सोल्व करेंगे तो आपका मास आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑलरेडी सोल्व की हुई, तो क्यों आप टाइम वेस्ट करें उसमें। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला वही है, सारी बातें वही है। यहां से देखिए 250 गुणा में 10 की पावर -30 किया है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, अगर आप 1 पिकोमीटर की बात करेंगे, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो क्यूब था तो 10 की पावर -10 का क्यूब करोगे तो 10 की पावर -30 बन जाएगा, ठीक है। सारी बातें सोल्व करने से जो आपका आएगा यहां से वो आ जाएगा ये रहा 37.64 ग्राम वेट आ गया। उसके बाद भाई यहां से ये रेडियस का था, तो रेडियस आएगी 108.25 पिकोमीटर। तो आप यहां से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपका या तो 2 मार्क्स का तो इतना ही पूछेगा यहीं तक, और ये एक्स्ट्रा जोड़ देगा तो 3 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल बनेगा डेंसिटी का, ठीक है भाई। तो अब सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, लगभग सारी चीजें, डेंसिटी का न्यूमेरिकल, डिफेक्ट से रिलेटेड, पैकिंग से रिलेटेड एंड डिफेक्ट से रिलेटेड आ गया, एंड एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन आ गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ गए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब लास्ट एक छोटी सी बात है, वो है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन। बहुत ही आसान टॉपिक होता है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कई बार ये भी आपसे 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो यहां से पैकिंग फ्रैक्शन की और बात कर लेते हैं, कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, थीटा पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए सिंपल सा तरीका होता है भाई, अगर आपको कहीं पे भी पैकिंग करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितनों की पैकिंग करनी। मान लो आपको एक बक्से में 100 बॉल रखनी है, तो आप बोलोगे पहले तो देखो कि बक्सा कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा बक्सा है और कितनी बॉल रखनी है और एक बॉल की वॉल्यूम क्या है ना, बस यही करते हैं। तो भाई अगर आपको कभी भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। भाई टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल एटम्स कितने हैं, यानी कि जेड रखिए यहां पे। उसके बाद रखिए वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन एटम,
एटम स्फेरिकल मान के चलते हैं, इसलिए अब यहां से हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और नीचे लिखा जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, नीचे क्या रखा जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बस ये अगर आपको आ गया फिर कुछ नहीं बचता। बस जैसे अगर मान लो कि आप कहोगे सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निकाल के बताओ, तो मुझे ये पता लग गया भाई इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सिंपल के अंदर, एक, और एक एटम की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे मैं क्या लिखूंगा, ए का क्यूब। ओके जी, इससे तो नहीं सोल्व हुआ, तो कैसे करना। अब मैंने आपको ये भी तो बताया था ना कि a टू r के इक्वल होता है, तो यहां से जब आप पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे जब आप a की जगह 2r लिखेंगे तो ये बन जाएगा 8r क्यूब। कितना बनेगा, 8r क्यूब। इसको यहां से सोल्व करेंगे, इसको यहां से सोल्व करेंगे, तो ये बन गया जी पाई/6, पाई/6। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। जो मैंने आपको बताया था ना कि 52% के आसपास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का होता है, 68 के आसपास आपका बीसीसी का होता है, तो सब इसी तरीके से निकाला जाता है पैकिंग। तो कभी भी पैकिंग फ्रैक्शन का आए, देखिए एग्जाम में आपको लिखना थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपका टाइम बचे, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाओ। एग्जाम में अगर कभी भी करना उसको लेंथ ही बनाइएगा, पूरा अच्छे से लिखिएगा, ये भी प्रूव करके दिखाइएगा, है ना, ये प्रूव करके दिखाइएगा, क्यूब बनाइएगा, है ना, क्यूब बनाओगा, वहां पे आपको ये कॉर्नर बना के दिखाने हैं, थोड़ा सा लगे एग्जामिनर को कि हाँ बच्चों को डीप नॉलेज है, ताकि वो फिर आपको अच्छे मार्क्स वहां पे देगा। तो ये था जी हमारा सॉलिड स्टेट का रिवीजन। होप कि आपको काफी हेल्प मिली होगी इन क्वेश्चन से। किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि ये पहली वीडियो है, इसी से आपके रिस्पांस का पता लगेगा। अगर आप इसको बहुत ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारा मन करेगा हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आए। इस जो लेक्चर्स की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। पढ़ रहे बोर्ड्स आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।